हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है। उसके 2 वीडियो आप लोग देख भी चुके हैं। दोनों वीडियो के अंदर मेन टॉपिक्स जो थे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये था। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या था। पोटेंशियल एनर्जी जब भी अपन निकालते हैं तो अपन क्या निकालते हैं, वर्क डन, है ना। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो उस सिस्टम को पहले इन्फिनिटी पे लेके जाओ, इन्फिनिटी से वापस लेकर के आओ, तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। अपने 11th क्लास में काफ़ी बार निकाली है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है। वो एप्लीकेशंस हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ी है। जैसे एग्जाम्पल, या मैं रिवाइज कराऊँ तो हम लोगों ने पढ़ा है, डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक टॉर्क लगाएगा PE sin थीटा। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रोटेट करना है तो रोटेट करने में हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन का फॉर्मूला आया था PE1 माइनस कोस थीटा। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल को जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वर्क डन इन ब्रिंगिंग डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन। इस डाइपोल को लेके जाओ इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से वापस लेकर के आओ, वापस लेकर के आओ, और जैसी पोजीशन में ये रखा है वैसी पोजीशन में रखो। इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो अपने को ये कैलकुलेट करना है। अभी ये जो डाइपोल है, अच्छा, डाइपोल के अंदर एक क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है P = Q × 2a। ये 2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इस डाइपोल के जो डाइपोल मोमेंट है P, इसकी डायरेक्शन होती है -Q से +Q। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। इस डाइपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बना रखा है थीटा। कुल मिलाकर के डाइपोल को थीटा एंगल पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसको मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा, इन्फिनिटी से वापस लाऊंगा, ला करके थीटा एंगल पे रखूंगा, इसका वर्क डन पता करेंगे। वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स पोजिशन in electric field is potential energy of dipole in electric field। ठीक है। अब वर्क डन करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले तो ये अपन देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला पता है हम लोगों को। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर वर्क डन जब अपन निकालते हैं तो फोर्स 2 तरीके से कंसिडर करते हैं, या तो फोर्स वेरिएबल है या फोर्स कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं इस डाइपोल को इन्फिनिटी पे लेके जाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं दूर ये डाइपोल मैंने रख दिया है। ये इन्फिनिटी मान ली, इन्फिनिटी पर मैंने डाइपोल को रख दिया -Q + Q। अभी इस डाइपोल को लेकर के आएंगे, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पर फोर्स लगाएगा क्या। तो डाइपोल में है क्या वो चीज़ देखो आप। डाइपोल में क्या है, +Q चार्ज है, डाइपोल में क्या है, -Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाता है। लेकिन कैसे लगाता है वो भी देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब इस डाइपोल को एज इट इज कंडीशन में, जैसा ये यहाँ दिख रहा है उसी कंडीशन में यहाँ लेकर के आएंगे, बिल्कुल इसी कंडीशन में इसको यहां पर लेकर के आ गए। ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वही है, क्योंकि चेंज नहीं हो सकती है, फाइनाइट फिक्स डिस्टेंस। इसकी जो टर्म होती है वो डाइपोल मोमेंट होती है -Q से +Q। तो ये है P -Q से +Q। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या किया है, डाइपोल को इन्फिनिटी पे लेके गए, इन्फिनिटी से वापस लेकर के आए, कहाँ लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके अपन उसको कैसे भी रख सकते थे, लेकिन कैसे रखा, 90 डिग्री पे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे रखा।
तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना ऐसा रखने में, अपन तो कैसे भी रख सकते थे। इस पोजीशन में रखने से कोई फ़ायदा हो रहा है तभी अपन ने रखा है। क्या फ़ायदा है वो देखो आप। अब जब आप इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आए, हालांकि इन दोनों चार्जेस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि पहले मैं प्लस क्यू चार्ज को लेके आया फिर मैं माइनस क्यू चार्ज को लेके आया, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। प्लस क्यू को यहाँ लेकर के आ गए और माइनस क्यू यही रह गया तो वो डाइपोल ही नहीं हुआ, वो तो दो चार्ज हो गए, इसलिए दोनों साथ में आएंगे। जब ये दोनों साथ में आए तो ध्यान से देखो, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए तो प्लस क्यू चार्ज ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, प्लस क्यू चार्ज ने माना कि x डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बेटा बताओ माइनस क्यू चार्ज ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। बहुत आसानी से देख सकते हो आप लोग, जितनी डिस्टेंस प्लस क्यू की है उतनी डिस्टेंस माइनस क्यू की है, यानी कि दोनों चार्ज ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे भी फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। तो फोर्स, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन एफ डी एस कोस थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पर सेम फोर्स लगाएगा। दोनों चार्ज जब इंफिनिटी से 90 डिग्री पर लेके आएंगे, और कोई पोजीशन नहीं, 90 डिग्री पर लेके आएंगे, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा थीटा का। ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है उस तरफ, लेके आ रहे हैं इस तरफ, एंगल 180 डिग्री है। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, लेके भी इसी तरफ आ रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। यानी कि दोनों को लाने का वर्क डन एग्जैक्टली इक्वल होगा, लेकिन नेचर में ऑपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्क डन 10 जूल होगा तो नेगेटिव को लाने का वर्क डन -10 जूल होगा। ये 10 जूल एक एग्जांपल है, ये याद रखने वाली बात नहीं है। जैसे इसको लाने का वर्क डन 20 जूल है तो इसको लाने का वर्क डन -20 जूल है, तो +20 और -20 डाइपोल को यहाँ तक लाने का वर्क डन कितना हुआ? 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग plus q and minus q charges of dipole from infinity to electric field। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो डाइपोल के हैं उनको इन्फिनिटी से लेके आए, कहां लेके आए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में, एट एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर लेके आए, तो जो वर्क डन है वो कितना है? 0। क्योंकि अगर प्लस क्यू चार्ज को लाने का वर्क डन W है तो माइनस क्यू चार्ज को लाने का वर्क डन -W है, वो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर मैं रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज वर्क डन फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस are equal in magnitude but opposite in nature। ठीक है, सो नेट वर्क डन इज 0। अब आते हैं अपन आगे। अपना एम क्या था? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। कहां निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस पोजीशन पर? किसी भी रैंडम एंगल थीटा पर। अब ये रैंडम एंगल 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन ने कहाँ पे लाके रखा है? 90 पे। तो ये तो एक पर्टिकुलर पोजीशन हो गई, ये तो एक पर्टिकुलर केस हुआ, ये कोई रैंडम कंडीशन नहीं हुई। तो क्या करेंगे? इस डाइपोल को किसी भी रैंडम एंगल थीटा पर लेके जाएंगे। अब फर्स्ट चैप्टर याद करेंगे अपन। फर्स्ट चैप्टर की एप्लीकेशन थी, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है। तो ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसको करेंगे रोटेट। कहाँ से रोटेट करेंगे? 90 डिग्री से करेंगे। कहाँ तक करेंगे? किसी भी एंगल थीटा तक करेंगे। तो रोटेट करने का वर्क डन होगा, वो वर्क डन निकालते हैं। नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2। एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट करना है। एक एंगल, पहला एंगल कौन सा है? 90 डिग्री, और दूसरा एंगल कौन सा है? थीटा।
90 डिग्री से रोटेट करना है, थीटा तक रोटेट करना है, 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। थीटा 1 इज इनिशियल एंगल, थीटा 2 इज फाइनल एंगल। P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल एंगल कितना है 90 डिग्री, फाइनल एंगल कितना है थीटा। PE cos 90 डिग्री की वैल्यू सबको पता होती है 0 cos थीटा माइनस PE cos थीटा। दिस इज द टोटल वर्क डन, दिस इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। इंफिनिटी से लेकर क्या है और थीटा डिग्री पर मोड़ भी दिया, इस पूरे काम में इतना वर्क डन हुआ और टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE cos थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएंगे। P का मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा P और E के बीच का एंगल है। तो आपको पता है AB cos थीटा किसके बराबर होता है A डॉट B, और AB sin थीटा किसके बराबर होता है A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यहाँ पर PE cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P डॉट E। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, अपने को वैसे ही पता है पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। इसके 3 केस बनेंगे। केस 1, जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 होगा, cos 0 को 1 लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस P। केस 2, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री 0 होता है, यहाँ पे cos 90 डिग्री 0 लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी। और तीसरा केस होगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी प्लस PE। तो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में सीधा ही पूछते हैं कि किस एंगल पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, 180 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। किस एंगल पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, 0 डिग्री पर मिनिमम होती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को, 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम है और 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वर्ड आपका देखा हुआ है 11th क्लास के अंदर, काफ़ी बार यूज़ किया है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ में जब अपन रेशियो लेते हैं तो उसके आगे ग्रेडियंट वर्ड का यूज़ होता है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद करो 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे ही 11th क्लास के थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट था। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। समझ में आया ना? पोटेंशियल के अंदर चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिखा हुआ है वेरिएशन इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है V से, तो वेरिएशन यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिवाइड बाई डेल्टा। डिस्टेंस को आप R से, X से, S से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल्टा स्टैंड्स फॉर लार्ज चेंज। अगर लार्ज चेंज को स्मॉल चेंज में कन्वर्ट करना है तो V मीन्स पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इज dV, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज dV बाई dr। कई बार किसी कंडीशन में अपन इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को सीधा सीधा V बाई R भी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह होंगे उसमें देखेंगे। बाकी पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई dr या डेल्टा V बाई डेल्टा R। दिस इज फॉर लार्ज चेंज, दिस इज फॉर स्मॉल चेंज। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट काम यहाँ आएगा। एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब dV बाई dr। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? ये जो रिलेशन है ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है
4-5 बार आ चुका है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के अंदर जब भी कोई यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली जब भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है, कई बार बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब dV/dr, इसमें क्या रिलेशन है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। तो एक चार्ज बनाते हैं सबसे पहले। तो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस Q, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, इसको A नाम दे दिया मैंने, और इसके इस तरफ एक और पॉइंट है B, लेकिन A और B के बीच का सेपरेशन बहुत ही छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएशन विच इज dr। A से B के बीच का सेपरेशन dr है। क्या इस चार्ज की वजह से A पे पोटेंशियल होगा? क्या होगा? तो इस चार्ज की वजह से A पर पोटेंशियल एट A, तो A के पोटेंशियल को मैं बोलूंगा VA। सिमिलरली चार्ज की वजह से B पर भी पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट B को मैं बोलूंगा VB। इस A के पोटेंशियल को बेटा मान लिया मैंने V, पोटेंशियल एट A इज V। तो आप ये बताओ कि B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि B पॉइंट चार्ज के पास में है, जो पास में है वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव है तो इसका उल्टा होगा, बाकी पॉजिटिव में B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? बहुत ही थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि A और B का जो वेरिएशन है, जो सेपरेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो A का पोटेंशियल अगर V है तो B का पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कितना थोड़ा सा होगा? dV, एक स्मॉल अमाउंट से ज़्यादा होगा। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस VA। आप इसको VA माइनस VB भी लिख सकते हो, VB माइनस VA भी लिख सकते हो। क्या चीज़ लिखनी है वो मैंने आपको बताई है फर्स्ट वीडियो के अंदर, कब VA माइनस VB होगा, कब VB माइनस VA होगा। तो VB माइनस VA, व्हाट इज VB? V प्लस DV। व्हाट इज VA? V, इसको माइनस किया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज dV। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अपने VB माइनस VA किया है, VA माइनस VB करते तो माइनस DV हो जाता। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं या कैसे रिलेशन निकालेंगे वो देखो। आप क्या करते हैं, अपन एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, कहाँ पर? A पे। टेस्ट चार्ज को A से B पर लेके आएंगे, A से B पर लाने का वर्क डन नोट करेंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज पोटेंशियल। तो इस Q0 चार्ज को अपन लेके आते हैं A से B तक, थोड़ी सी डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं तो वर्क डन भी स्मॉल वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग Q0 चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B तक लाने का वर्क डन इज dW। कितना होगा? इस पे कुछ फोर्स लगेगा, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है cos थीटा। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस Q0 पर किधर फोर्स लगेगा? रिपल्शन का, इस तरफ लगा फोर्स F। लेकिन अपन इसको लेके किधर गए? A से B इधर लेके गए, तो फोर्स इधर लग रहा है, लेके उस तरफ जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री को यहाँ रखोगे तो dW इक्वल्स टू F dr, cos 180 डिग्री इज -1, तो वर्क डन इक्वल्स टू -F dr। ठीक है, इस F को भी कुछ लिखा जा सकता है। क्या इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 चार्ज और फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो फोर्स कितना लगता है बेटा? Q0 इंटू ई। तो इस F की वैल्यू को Q0 इंटू ई लिखा जा सकता है। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस तो लग ही रहा है, Q0 इंटू ई
into dr. This is the work done in moving your test charge from A to B. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. चार्ज पहले कहां पर है? ए पे, बाद में कहां पे है? बी पे. तो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल? फाइनल पोटेंशियल इज वी बी. व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल? वी ए. ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन किया? डी डब्ल्यू. और कौन से चार्ज को लेके जा रहे हो? क्यू नॉट. ये वी बी माइनस वी ए तो डी वी के बराबर है. डी डब्ल्यू माइनस क्यू नॉट ई डी आर के बराबर है. डिवाइड बाई क्यू नॉट ये कैंसिल हो गया, तो यहां से ई इक्वल्स टू मिला माइनस डी वी बाई डी आर. ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव, और डीवी बाई डी आर का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है. नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इस टॉपिक पे एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. इसकी डेफिनेशन एक नंबर की है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसके बाद भी कुछ है. तो वो सारी प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी एक एक मार्क्स में आ सकती है और कंसेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस. कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें. इक्वी पोटेंशियल यानी कि इक्वल पोटेंशियल. सरफेस का मतलब पता ही है, एक ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. एक जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड एक सरफेस ही है. इस बोर्ड पर एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये बोर्ड एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. ठीक है. अच्छा, पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से. कितने चार्ज की वजह से? एक चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज, कुछ भी हो सकता है. तो अगर किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी मीडियम में कोई सरफेस बन रही है जिसके सारे पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी. ठीक है. दो तरह की डेफिनेशन है, जो अच्छी लगती है वो याद रख सकते हो. द सरफेस कहाँ पर होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि चार्ज की वजह से है. द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस. या द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम विच आर एट सेम पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज. दोनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है, वर्डिंग्स केवल अलग अलग है. ठीक है. फिर आता है इसकी प्रॉपर्टीज पर कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. जैसे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो. क्या मतलब है इसका? ये चीज देखते हैं अपन. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करना है. कहां से? वन पॉइंट से. कहां तक? किसी दूसरे पॉइंट तक. चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन होता है. अपन इस चैप्टर के अंदर यही तो पढ़ रहे हैं. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां से वहां तक ले गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए. अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं अपन. बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज. ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि क्या? जैसे माना कि ये एक सरफेस मैंने मान ली, दिस इज अ सरफेस. इस सरफेस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. इनमें से कोई भी दो पॉइंट मैंने लिए. एक पॉइंट ये लिया ए, एक पॉइंट ये लिया बी. पॉइंट ए एंड बी. एक टेस्ट चार्ज लिया मैंने क्यू नॉट. इस क्यू नॉट चार्ज को मैं लेके जाऊंगा ए से बी तक. तो इस चैप्टर के पुराने वीडियोस आपने देखे हैं, आपको पता है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क डन होता है. वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. चार्ज पहले ए पर है, बाद में बी पर आया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन. वर्क डन किस में? चार्ज को ले जाने में. कहां से कहां तक? एक जगह से दूसरी जगह तक. पहली जगह कौन सी है? ए. दूसरी जगह कौन सी है? बी. तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी. और किस चार्ज को मूव करा रहे हैं? क्यू नॉट को. लेकिन ये जो सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. इस सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है. तो सारे पॉइंट्स में ए और बी भी तो सारे पॉइंट्स में आता है.
सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है तो ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर है, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा 0, तो वर्क डन कितना होगा 0। यानी कि किसी चार्ज को आप सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाओगे तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन ये है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इस तरीके से आएगा, ये प्रॉपर्टी लिख देंगे, इसके आगे वर्ड ऐड कर देंगे y। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है को ऐसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यही मान ली, इस सरफेस को मैंने माना कि ऐसे रख दिया, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है, तो एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी, और ए से बी के बीच की डिस्टेंस हो गई डी आर, ठीक है। ए का पोटेंशियल है वी ए, बी का पोटेंशियल है वी बी, और जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डी वी, या वी बोल दो, वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है तो डी वी और बाकी वी। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अपने को पता है, इस चैप्टर के अंदर पुराना जो वीडियो है उसके अंदर दिखाया है मैंने आपको। V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ऐसा अपन ने पढ़ा है, विथ साइन भी था तो नेगेटिव था। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डी आर क्या होगा? इस डी आर को रिलेट करना पड़ेगा V से। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? वी ए माइनस वी बी। तो डी आर क्या है? डिस्टेंस, किसके बीच की? ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो ये ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो एक लाइन बन गई। ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। 0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, माइनस भी चला जाएगा, डॉट हटेगा तो ई डी आर कॉस थीटा। अगर ये 0 है इसका मतलब कॉस थीटा 0 होगा, इसका मतलब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ई और डी आर। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का मतलब क्या? एक लाइन। लाइन कहाँ बनी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना आया? 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड प्रॉपर्टी, उसका एक्सप्लेनेशन ये, हर प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए अपने। थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्लोज्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सकता है। माना कि जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक और है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस बराबर है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ ये एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, ये चौथी सरफेस, ये पांचवी सरफेस। अब देखो डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होगी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इसीलिए लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज्ड इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका भी एक्सप्लेनेशन अपने को आना चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा, इससे जो पहले वाला टॉपिक था वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। मैग्नीट्यूड के अंदर E इक्वल्स टू dV बाई dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी? कम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या, जिसका पोटेंशियल बराबर हो। तो माना कि ये एक सरफेस है, दिस इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल माना कि 5 वोल्ट है। एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये, इसके भी हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, माना कि 10 वोल्ट है। लेकिन जहां पर ये क्रॉस करेगी, अब जो क्रॉस करने वाले पॉइंट है वो तो इस सरफेस पे भी है, वो इस सरफेस पे भी है। इस सरफेस के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट होना चाहिए और इस सरफेस के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलग अलग चार्ज की या सिस्टम ऑफ चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो आपको दिया है पॉइंट चार्ज, एक ही है, एक पॉइंट चार्ज, उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये है एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, माइनस क्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। के का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू का मतलब चार्ज ये दे रखा है, और आर का मतलब डिस्टेंस। अब आप इमेजिन करो, अगर आप यहां से 5 सेंटीमीटर इधर जाते हो, जैसे ये चार्ज है, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 नीचे, 5 आगे, 5 पीछे, मतलब कि इस चार्ज से चारों तरफ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जाओ, सब जगह पर के की वैल्यू सेम, सब जगह पर आर क्यू की वैल्यू सेम, और सब जगह पर आर की वैल्यू भी सेम। तो क्या सब पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा क्या? यही तो अपन चाहते हैं। ऐसे सारे पॉइंट जिनका पोटेंशियल बराबर है उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इसकी वजह से बराबर पोटेंशियल कहां मिलेगा? चार्ज के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर एक बनेगा स्फेयर। तो इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये स्फेयर बना, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है V1, एक और बन जाएगी, ये दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, चौथी, पांचवी, इनफाइनाइट इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। इस पूरी सरफेस की डिस्टेंस यहां से सेम है R, इसकी सेम है लेकिन इससे अलग है, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का, ये सब पोटेंशियल अलग अलग होंगे। कुल मिलाकर के पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, फिर आते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है, इसका मतलब ऐसा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो एक सरफेस बनेगी जो इसके परपेंडिकुलर है, और आगे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसी और सरफेस बनेगी। तो ये क्या है? प्लेन शीट्स है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पैरेलल लाइन जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी तो एक शीट बनी, फिर इसके पैरेलल एक शीट, फिर इसके पैरेलल एक शीट, फिर इसके पैरेलल एक शीट्स। तो प्लेन शीट्स होती है, किसकी वजह से? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लेन शीट्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये तो एक चार्ज की वजह से थी, ये दो की वजह से है, दो चार्ज लेने हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन दोनों पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक और पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दोनों चार्ज इक्वल है, पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखना, ऐसे स्फेयर्स बन रहे हैं बेटा, लेकिन स्फेयर्स कैसे बन रहे हैं वो देखो आप। चार्ज के लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ तो पास पास में है, लेकिन अंदर आते आते दूर हो रहे हैं। ऐसा इसमें भी ऐसा ही होगा। और जब टच होने लगेंगे तो इस तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। ठीक है ना? तो दो चार्ज है, दोनों इक्वल है, पॉजिटिव है। वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखना। चार्ज के बाहर की तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास पास में है, इधर जाने पर फैल रही है, दूर हो रहा है स्फेयर। ऐसा ही इसमें भी है, चार्ज के बाहर की तरफ पास पास में, इधर जाने पर दूर हो रही है। इसका उल्टा, चार्जेस अभी भी दो हैं, इक्वल है, पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों ऑपोजिट है।
दोनों ऑपोजिट है का क्या मतलब, एक तो है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। दोनों चार्ज इक्वल है, ऑपोजिट है, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर याद करो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को क्या कहा जाता है, डाइपोल। तो ये वाला क्वेश्चन दो लैंग्वेज में आ सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका उल्टा कर दो। इसमें क्या किया था, बाहर की तरफ तो लाइंस, स्फेयर की लाइंस पास पास थी, अंदर की तरफ फैल रही थी, इसमें उल्टा है, इसमें बाहर की तरफ आपको फैलाना है, ऐसे उधर फैलाना है, इस तरीके से स्फेयर बाहर की तरफ बड़ा होता जाएगा। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिफरेंस आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनती है, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।